you want to relate sigma and strain, you know this relationship. Okay, so stress in the same direction as, so अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेस और स्ट्रेन तो दे आर रिलेटेड बाय दिस. ओके, या आप इसको मैं रिंग राइट अगर करना चाहूँ एप्सिलॉन लिखना चाहूँ ऐसे लिख सकता हूँ, स्ट्रेन इक्वल टू स्ट्रेस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. ठीक है, बट यू नीड टू रिमेंबर वन थिंग ओवर हियर कि ये स्ट्रेस और ये स्ट्रेन सेम डायरेक्शन में हम बात कर रहे हैं कि जिस डायरेक्शन में हम स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, डेवलप हो रहा है स्ट्रेस, उसी डायरेक्शन में स्ट्रेन फाइंड कर रहा हूँ. यू कैन फाइंड बाय दिस रिलेशनशिप. ओके, okay, so let's look at the slides. Hooke's law in uniaxial stress. So if you have a bar, if your P load applies to any element and basically यहाँ से जो चीज़ डिलीट हुई वो यहाँ पे सबकी बात नजर आ रही है. आपको बात नजर आ रही है, स्लाइड में नजर आ रही है. तो इस बार के अंदर हमने यहाँ पे एलिमेंट कंसीडर कर लिया और उस एलिमेंट पे आपको पता है जो स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है वो P ओवर A करके हम फाइंड कर सकते हैं इस एलिमेंट से. अब इस एलिमेंट में अगर हम स्ट्रेस और स्ट्रेन की रिलेशनशिप देखें तो स्ट्रेस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी टाइम्स स्ट्रेन इन द सेम डायरेक्शन एज द स्ट्रेस अप्लाइड. ठीक है, स्ट्रेन नॉर्मल खाली स्ट्रेन लिख लेते हैं, लेकिन इस असल में मतलब पूरा लिखना तो हम लिखेंगे strain in the same direction as the stress applied. Clear हो गया आपको? So strain in the same direction as the stress applied, we can write it down as stress divided by mॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. This is clear. आपके पास लिख लेंगे रजिस्टर में लिख लेंगे. Strain in the same direction as the stress applied is equal to stress over mॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. लेकिन मैं सैंपल ध्यान के स्लाइड में यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सैंपल से मेरा भूल जाता है कि उस सैंपल का मतलब क्या था. Same direction as the stress applied is equal to stress or modulus of elasticity. This is Hooke's law which you have learned so far. But this is applicable to uniaxial stress, यानी स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों एक डायरेक्शन में. ठीक है, जिस डायरेक्शन में स्ट्रेस है उसी डायरेक्शन में स्ट्रेन आपने फाइंड करना है. यूज दिस रिलेशनशिप. Now there is one thing we have discussed already which is called Poisson effect. What is Poisson effect? अगर आप इसको इस डायरेक्शन में स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, जैसे मैंने आपको एरो से दिखाया हुआ है, इस डायरेक्शन में, तो इससे क्या होगा, एक तो उसी डायरेक्शन में स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा जिस डायरेक्शन में आप स्ट्रेस अप्लाई, एक उसी डायरेक्शन में स्ट्रेन प्रोड्यूस हो जाएगी जिस डायरेक्शन में आप स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, इसके हमने अभी डिस्कशन कर लिया. सो स्ट्रेन इन द सेम डायरेक्शन एज द स्ट्रेस अप्लाइड इज इक्वल टू स्ट्रेस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. सेम इक्वेशन रिपीटेड, बट स्ट्रेन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द स्ट्रेस अप्लाइड is equal to minus times Poisson ratio times strain in the same direction as the stress applied. Now let me tell you what is this Poisson ratio. Represented usually by mu. Okay, Poisson ratio क्या चीज़ है कि जैसे ये एलिमेंट है, इसको मैं ये लोड अप्लाई कर रहा हूँ, तो जिस डायरेक्शन में लोड अप्लाई कर रहा हूँ उस डायरेक्शन में स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, कैसे ही उस डायरेक्शन में. लेकिन ये जो डायरेक्शन हैं, इन दो डायरेक्शन में जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन बनेंगे लोडिंग के, इन दो डायरेक्शन में क्या करेगा, शॉर्टन होगा, दूसरी अपोजिट सेंस की स्ट्रेन प्रोड्यूस हो जाएगी. तो अब दोनों तरह की स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रही है, सेम डायरेक्शन स्ट्रेस और जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन, दोनों स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रही है.
Poisson ratio is simply ratio of, मैं इसको lateral बोल रहा हूँ, perpendicular direction वाली स्टेट को मैं epsilon lateral बोल रहा हूँ, divided by epsilon longitudinal. Longitudinal का मतलब है जिस डायरेक्शन में स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है उसी डायरेक्शन को हम longitudinal मान रहे हैं. ये वाला स्ट्रेन ज़्यादा प्रोड्यूस होगी ना, अगर मैं ऐसे खींचूंगा मैग्नीट्यूड वाइज ये ज़्यादा स्ट्रेन होगी, टेंसाइल एलोंगेशन प्रोड्यूस होगी, दैट इज वन थिंग, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज ये ज़्यादा इस डायरेक्शन में खींचेगा, इन डायरेक्शन में थोड़ा शॉर्टनिंग होगी, लेकिन जो स्ट्रेन होगी वो इतनी ज़्यादा अमाउंट ही नहीं होगी मैग्नीट्यूड वाइज. ठीक है, सो एप्सिलॉन लेटरल, ये जो इस डायरेक्शन में शॉर्टनिंग हो रही है वो वाली स्ट्रेन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडनल, जिस डायरेक्शन में स्ट्रेस लग रहा है, इस रेशियो को हम पॉइसन रेशियो बोलते हैं. So Poisson ratio basically relates the two strains, one in the direction perpendicular to the stress direction, one in the direction along the stress direction. Clear? So different materials के लिए different ratio होती है, 0.2, 0.3 ये typical values है concrete steel के लिए. So पहली वाली जो आपकी इक्वेशन नजर आ रही है वही इक्वेशन है जो हमने यूनिएक्सियल स्ट्रेस स्ट्रेस पढ़ी, जो आपने अपनी रजिस्टर टेबल लिखी हुई है. Strain in the same direction to stress applied, simply stress over smart result assessed. But strain इसी को अगर हम रीराइट करते हैं, हम देख सकते हैं एक्सटर्नल लेवल इक्वल टू, ऐसे एक चीज देख लें, अगर मैं इसको इसी तरह से डिफाइन करूंगा तो हमेशा इसका आंसर नेगेटिव निकलेगा. अगर इसी क्योंकि अगर ये पॉजिटिव होगा इस डायरेक्शन में खींचेगा तो दूसरी डायरेक्शन में शॉर्टिंग होगी, इस डायरेक्शन में शॉर्टिंग करूंगा तो दूसरी डायरेक्शन में एक्सपेंशन होगी, तो ये ऑपोजिट सेंस के होंगे हमेशा. तो हम इसकी डेफिनेशन की एक माइनस साइन रख लेते हैं ताकि जो इस प्रॉपर्टी की वैल्यू निकले वो एक पॉजिटिव नंबर निकले. इस प्रॉपर्टी की वैल्यू पॉजिटिव नंबर लेने के लिए हमने इसका माइनस साइन डाल दिया, अदरवाइज हमें ये बताना पड़ता कंक्रीट का पॉइसन रेशियो -0.2 समथिंग. ठीक, सो हम मटेरियल की प्रॉपर्टी में माइनस की वैल्यू doesn't look good, so we just want to use the negative sign right inside the definition, so the overall answer is a positive number. So this is how we actually define complete equation ये है Poisson ratio. So अगर हमने epsilon lateral की equation इससे बना ली, so we can just write it down as minus mu times epsilon longitudinal. इसको वर्ड्स की फॉर्म में मैंने स्लाइड में ऐसे लिखा था, strain in the direction perpendicular to the stress. इस सारी डिस्कशन में स्ट्रेस सिर्फ एक ही डायरेक्शन में अभी तक हम कंसीडर कर रहे हैं कि बस एक डायरेक्शन उसमें स्ट्रेस लग रहा है, उसी की वजह से सेम डायरेक्शन में स्ट्रेस भी स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है उसी की स्ट्रेस की डायरेक्शन में भी, और दो जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है उन डायरेक्शन में भी स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहे हैं. सो इट इज इक्वल टू माइनस न्यू पॉइसन रेशियो टाइम्स, और ये क्या चीज है, स्ट्रेन in the same direction अच्छा इस जी So why we are using against stress is variable. The finite stress word is smaller than stress independent और dependent है strain पे, और हम force को यूज मारते रहेंगे. फोर्स को वर्ड में यूज करते हैं, स्ट्रेस को फोर्स से बात कौन सी फोर्स जो है कि हाँ यूज कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर डिस्कशन में यूज कर सकते हैं जब मैं अभी इस बार की बात कर रहा हूँ. बट इन केस ऑफ द बीम can we still use the word P force? you consider as those stresses. For example, yeah, I think we can do that. If this is the beam we're talking about, let me draw a simply supported beam, subjected to any types of loading, and I want to say this is my point I'm considering. Okay, so what is the best way to tell about the state of loading of this point? The forces or stresses? Stresses. Okay.
So that's why we are using the term stress instead of the load. Stress is a more generic term. It's not necessarily for axial load, maybe it will be flexible load, maybe it will be shear stress. So right now we're not talking about shear stress, but stress is a much more generalized word. Okay? So what if I try to replace this? अभी आपने क्या लिखा था आपके पास? Strain in the same direction as the stress applied equal to क्या लिखा हुआ आपने? नहीं ये आपने जो मैंने शुरू में आपको रजिस्टर में कहा कि लिख लो वो क्या लिखा था? Strain in the same direction as the stress equal to stress minus elasticity. So इस term की जगह पे मैं वो expression लिख सकता हूँ ना? So what we can do is the same thing is equal to minus mu times stress over modulus of elasticity. मैं जान के यहाँ पे sample नहीं use कर रहा हूँ because when I use samples the application of the expression becomes difficult in the next steps. So I'm deliberately using general लंबी expression इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप आगे जाके इसको samples आगे जाके introduce करने जा रहे हैं, but just want make sure we have solid foundation before going on to the sample. Okay, so strain in the same direction as the stress equal to minus mu times this. So ये भी आपने जो पहले लिखा था ना, मैंने कहा मैं आपको शुरू में जब स्लाइड चल रही मैंने कहा उसको अंडरलाइन अपने पास नोट कर दो, ये वाली एक्सप्रेशन स्ट्रेस और मॉडुलस इलास्टिसिटी उसको आप बॉक्स कर दें, एक दैट इज एन इंपॉर्टेंट इक्वेशन वी नीड, और एक आप इसको बॉक्स कर दें जो अभी हमारे पास बन गई है स्ट्रेन इन द डायरेक्शन perpendicular to the stress. इसको बॉक्स कर, these are the two equations you will need. ठीक है, this is the equation और एक आपके पास पहले से लिखी हुई है, मैं भी आपके लिए वो इक्वेशन यहाँ पे रिपीट कर लेता हूँ. Okay. For now we have been discussing कि एलिमेंट में सिर्फ एक स्ट्रेस है, सिग्मा एक्स या जो भी आप नाम देना चाहें, सिग्मा एक स्ट्रेस है. अगर एक एलिमेंट 3D स्टेट ऑफ स्ट्रेस में है तो उसमें तीन डिफरेंट डायरेक्शंस में स्ट्रेसेस होंगे. लेट्स से x y और z तीन डिफरेंट डायरेक्शंस में, यानी सिग्मा x भी होगा, सिग्मा y भी होगा और सिग्मा z भी होगा, और हर एक स्ट्रेस की वजह से तीन स्ट्रेन्स प्रोड्यूस होंगे. एक वो स्ट्रेन जो उसी डायरेक्शन में होगी जो स्ट्रेस वाली डायरेक्शन है. फॉर एग्जांपल अगर मैं x की बात करूं, सिग्मा x की वजह से एक डायरेक्शन एक स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी x की डायरेक्शन में एप्सिलॉन x, और दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस हैं x के लिए, y और z में भी स्ट्रेन्स प्रोड्यूस होंगी जो हम इस रिलेशनशिप से वर्क आउट करेंगे. एक वो स्ट्रेस जो स्ट्रेन के अपनी डायरेक्शन में, एक वो स्ट्रेन जो स्ट्रेस के अपनी डायरेक्शन में. लेट्स से अगर x की बात हो रही है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे एप्सिलॉन x इक्वल टू सिग्मा x ओवर e. लेकिन अगर हम एप्सिलॉन y की बात कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे? एप्सिलॉन y बनेगा स्ट्रेन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द स्ट्रेस. अगर x डायरेक्शन में स्ट्रेस है तो एक एप्सिलॉन y बनेगा, एक एप्सिलॉन z बनेगा. एप्सिलॉन y कितना होगा इस रिलेशनशिप से? माइनस न्यू टाइम्स स्ट्रेस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. तो मैं ऐसे लिख दूं माइनस न्यू टाइम्स सिग्मा x ओवर e, और इसको क्या लिखूंगा? माइनस न्यू टाइम्स क्या लिखूंगा अभी? सेम ये एक्सप्रेशन लिखूंगा सिग्मा x ओवर
क्योंकि इसी स्ट्रेस की वजह से इस डायरेक्शन में भी स्ट्रेन है और इस डायरेक्शन में भी स्ट्रेन है और ये इसके अपनी डायरेक्शन है, यानी सो अगर ये तीनों स्ट्रेसेस सिग्मा x सिग्मा y सिग्मा z तीनों एक टाइम पे अप्लाइड हो तो फिर हम so let's try to arrange this thing. Let's say हम कह रहे हैं stress applied. I'm actually making a table over here. Stress applied. Okay, first we consider sigma x. What sigma x? Due to sigma x, okay, strain in x direction. आप लोग ऐसे कर सकते हैं इसको, जनरल स्ट्रेन्स इन x डायरेक्शन, y डायरेक्शन एंड z डायरेक्शन. तो सिग्मा x की वजह से x डायरेक्शन में कितनी जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? We are making an assumption that E values is same in x, y and z direction. We are considering an isotropic material. यानी जिसका E value x, y और z सब में एक जैसा हो उसको कंसीडर करना है assumption over here. So sigma x equal to, so due to sigma x, the strain in x direction will be equal to strain in direction as the stress equal to stress divided by modulus of the stress. So it is equal to sigma x over E with positive sign, यानी जो sigma x की डायरेक्शन वही इस स्ट्रेन की डायरेक्शन, ओके, और y डायरेक्शन में sigma x की वजह से ये जो हमने यहाँ माइनस न्यू टाइम्स सिग्मा x ओवर e और यहाँ पर ठीक हो गया, क्लियर? अभी हमें सिर्फ सिग्मा x की वजह से स्ट्रेन्स कैलकुलेट करनी है. अब हम कंसीडर करते हैं सिग्मा y भी प्रेजेंट है तो ये वाली स्ट्रेन्स भी होंगी और इसके ऊपर सुपर इंपोज हो जाएंगी सिग्मा y की वजह से जो स्ट्रेन्स प्रोड्यूस होंगी, ठीक है? सो फॉर सिग्मा y, स्ट्रेस इन सिग्मा y, स्ट्रेस इन y डायरेक्शन, उसकी वजह से स्ट्रेन इन y डायरेक्शन कितनी होगी? सिग्मा y ओवर e. ये वाली इक्वेशन और इन दो डायरेक्शंस में माइनस न्यू टाइम्स सिग्मा y ओवर e. सिग्मा y ओवर e. ओके, व्हाट अबाउट सिग्मा z? अगर सिग्मा z भी लग रहा होगा तो फिर z डायरेक्शन में कितनी स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी? सिग्मा z ओवर e और बाकी दो डायरेक्शन में माइनस न्यू सिग्मा z ओवर e. दैट्स राइट सर. ये दोनों तो फिर सेम वैल्यूज नहीं आ जाएंगे? ये दोनों यस, हाँ सेम आ जाएंगे. फिर हम इनको अलग अलग रखते हैं. अलग अभी अपने रीजन पर क्लियर हो जाएगा क्यों अलग है. बस जस्ट टैबुलेट कर रहे हैं, टैबुलेट करने से जरा इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा. सो खाली सिग्मा x लग रहा हो ये तीनों स्ट्रेंथ, खाली सिग्मा y लग रहा हो ये तीनों स्ट्रेंथ, सिर्फ सिग्मा z लग रहा हो ये तीनों स्ट्रेंथ. अगर तीनों एक साइमल्टेनियसली प्रेजेंट हो, नॉन जीरो, ऑल थ्री ऑफ देम, ये तीनों स्ट्रेसेस, हम ट्राई एक्सियल स्टेटस स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, तो फिर उस केस में व्हाट शुड यू डू? x डायरेक्ट सिग्मा x की वजह से जो x डायरेक्शन में स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रही है, सिग्मा y की वजह से भी x डायरेक्शन में स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रही है, सिग्मा z की वजह से भी x डायरेक्शन प्रोड्यूस, तो x डायरेक्शन के स्ट्रेन्स को आपस में ऐड किया जाएगा ना. So total strain in x direction due to all three of them, when all three of them are present, will be equal to this plus this plus this. Okay, so we can just write it down over here, epsilon x. अब मैं epsilon x का क्या मतलब ले रहा हूँ? Net strain in x direction due to all of these three would be equal to sigma x over e
minus nu times sigma y over E minus nu times, I'm sorry. Yeah, okay, that's right. Sigma z over E, that's right. Okay? Okay? How about epsilon y? Fine. So we can take E, 1 over E as a common factor from this expression, so we could, as we are still working with epsilon x. Okay, so we can say 1 over E times sigma x minus nu times, आप इस तरह लिखना चाहें, न्यू को कॉमन लेके करना चाहें, इस तरह भी कर सकते हैं, या फिर आप जिस तरह वर्कआउट करना चाहें, अलग अलग लिखना चाहें, इस इनमें से न्यू भी कॉमन लेंगे, ठीक है अब्दुल्ला? Yes, sir. So epsilon x due to all three of them by this expression. Similarly, epsilon y, if you just sum up these numbers, you're going to get 1 over E times sigma y minus nu times sigma x plus sigma z. Yes, sir. And epsilon z would be equal to, क्या लिखना चाहिए मुझे, 1 over E times, आगे क्या लिखना चाहिए? एक ही बस, आप लोग नजर आ रहे हैं? Sigma z minus b. What should I write next? Minus? Sigma z minus mu times Sigma z minus nu times sigma minus nu times sigma x plus sigma y. all right. So this is actually what we call as Hooke's law in triaxial stereo stress. It means if all three stresses, sigma x, sigma y, sigma z are present, then we need to deal with the strain, we need to calculate the strains in this manner. Okay? Now look at these three equations. Equation 1, equation 2, and equation 3. If we know the E value for a material and we know the strains, if we know the E value as well as the nu value, modulus of elasticity and Poisson rate, if we know these two values of material, then if stresses are given, we can calculate strains using these relationships, ready-made relationships. But if strains are known, we can calculate the stresses back. 3 equations, 3 unknowns. Okay? Treating sigma x, sigma y, and sigma z as 3 unknowns, with epsilon x, epsilon y, and epsilon z as knowns, we can calculate sigma x, sigma y, and sigma z. Okay? Clear? Yes, sir. Are you not surprised that we're not considering shear stresses when we are calculating the normal strains? Zero. Yes, 0. Shear stresses only produce changes in shape. They do not change the size. Okay? So even if those are present, the normal strains will remain the same. Whether present or not, normal strains will remain the same. So normal strains are obviously dependent only upon the normal stresses. Then what do the तो फिर shear strain किस पे डिपेंड करते हैं? They are these.
gamma xy is equal to tau xy divided by g. आपने g का नाम क्या सुना होगा? नहीं सुना होगा? सुना हुआ है when you were studying mechanics of materials, तो आपने शुएब साहब ने आपको जी पढ़ाया हुआ है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के अंदर आपने ई पढ़ा, ई का नाम सुना था ना? कहाँ सुना था? shear modulus. ये shear modulus. Yeah, so G is the shear modulus. I'm sure you know it. जैसे E ratio है stress normal stress to normal strain in the proportional limit, ठीक है? जैसे कि मैं सिग्मा और E को प्लॉट कर दूं, आगे जो मर्जी ग्राफ बढ़ता जाए, ये जो स्लोप है, this is modulus of elasticity, यानी सिग्मा in E क्या चीज है? ये in proportional limit. When sigma when the material is in proportional limit, यानी कि ये linearly related है. एक constant define कर सके इसकी relationship. ठीक है? इसी तरह अगर हम shear stress और shear strain को प्लॉट करते हैं, तो आगे जो मर्जी ग्राफ की शेप बनती जाए, G is the shear modulus. So what is G basically? The ratio of shear stress to shear strain within the proportional limit. Okay? So shear strain in xy plane is equal to shear stress in xy plane divided by G. Shear strain in xz plane is equal to tau xz over G. Shear strains in YZ plane is equal to tau YZ over Z. यानी जो stress है वही plane में strain divided by the G value. ठीक हो गया? So this completes the complete relationship between stresses. Normal stress related with normal strain. Shear stress related with shear strains. Okay? So what actually these equations mean that tau xy produces only gamma xy. Shear stress xy plane में will only deform the element in xy plane. Similarly, xz में shear stress होगा, it will only do the deformation in the xz plane. Same for the yz plane. Okay? So now using this relationship, एक instrument क्या है? एक डिवाइस है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेन गेज. ठीक, स्ट्रेन गेज का मतलब कि ये वो गेज है जिससे हम क्या कर सकते हैं? स्ट्रेन मेजर कर सकते हैं. ठीक है? तो और यहाँ स्ट्रेन से हमारा नॉर्मल स्ट्रेन, ये नॉर्मल स्ट्रेन मेजर कर सकते हैं. ठीक है? स्ट्रेन गेज हमारे पास है, मैं आपको नीचे हमारी लैब में आपको दिखा दूंगा. आप अगर आप क्विकली कुछ जहन में लेके आना चाहें तो एक चिप सी बस जहन में ले आएंगे. बस एक चिप है जो आपने लगानी है. ठीक, अगर इस बीम में स्ट्रेन मुझे चाहिए, ठीक, इस वक्त अगर मैं एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है, मैं एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने जा रहा हूँ और मेरा बीम ये है, ठीक हो गया, और मैंने इसको यहाँ पर सपोर्ट यहाँ आप ठीक है, ये मेरी ये सपोर्ट है मेरी बीम की और ये मैंने बीम रख दी है. ठीक, अब जाहिर इसका सेल्फ वेट लगने की वजह से भी कुछ इसमें मोमेंट्स और बहुत सारे स्ट्रेस स्ट्रेन्स प्रोड्यूस हो गए, लेकिन उस वक्त मैं इनको मैं नेगलेक्ट कर रहा हूँ. ठीक, जाहिर मैं ऊपर से अब लोड लगाऊंगा तो इसके अंदर बेंडिंग प्रोड्यूस होगी और जाहिर है इसके अंदर स्ट्रेन भी प्रोड्यूस, स्ट्रेस भी होंगे और स्ट्रेन भी प्रोड्यूस होगी. ठीक, अगर मैं किसी भी जगह पे इसको लोडिंग लगाने से पहले
किसी भी जगह पे इसमें नॉर्मल स्ट्रेन फाइंड करना चाहता हूँ तो मैं वो चिप यहाँ पे इसके साथ लगा दूंगा, ठीक है। किसी ग्लू से कर लूँ या कोई ना कोई एडहेसिव से लगा के मैं इसको चिपका दूंगा वो चिप, ठीक। यानी उसमें वो डायरेक्शन भी होगी, वो 2-3 तारें से होती है, बस आपको ये आपने इस डायरेक्शन में स्ट्रेन मेजर करना है तो आपको इस डायरेक्शन में उसके अंदर चिप को चिपका दें इसके ऊपर, जिस पॉइंट पे चाहिए उस पॉइंट पे चिपका दें, ठीक। तो अब आप जैसे जैसे लोड लगाते जाएंगे ना तो वो स्ट्रेन गेज, अच्छा वो स्ट्रेन गेज नॉर्मली हमारे पास जब हमसे रीडिंग पढ़नी हो ना तो वो खाली चिप है ना, उससे तारें जा रही होती जो कि डेटा लॉगिंग सिस्टम में जाते हैं। डेटा लॉगिंग सिस्टम मैंने आपको लैब में दिखाया था जब हम लाहौर में विजिट कर रहे थे लैब को, ठीक। तो उस डेटा लॉगिंग सिस्टम के साथ उसकी केबल लग जाती है और आपकी स्क्रीन के ऊपर वो आपको स्ट्रेन की वैल्यू देता है, ठीक। तो लोड लगाने से पहले हमने उससे उस स्ट्रेन गेज की रीडिंग को 0 किया हुआ है। अभी लोडिंग स्टार्ट होगी तो स्ट्रेसेस आएंगे, उसकी वजह से स्ट्रेन्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक। इसको हम कह रहे हैं हम एक कोई कैलकुलेशन से नहीं फाइंड कर रहे हैं स्ट्रेन, ये एक्सपेरिमेंटली हम उसको मेजर कर रहे हैं। कोई हमारा एक डिवाइस है, जैसे आप डिफ्लेक्शन एक तो ना कैलकुलेट करना, आपको मैं लोडिंग दूंगा, ये बीम है, ये स्पैन है, ये डिस्टेंस है, अब आप मुझे इस जगह पे डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करके दो, आप कैलकुलेशन से कर रहे हैं, एनालिटिकल मेथड उसको कहेंगे, ठीक। इक्वेशन लगा के रजिस्टर पे आप सॉल्व करके कहते हैं इतनी डिफ्लेक्शन, ठीक। एक होता है एक्सपेरिमेंटली एक चीज को डिटरमाइन करना, इसका मतलब ये होता है कि आपका स्पेसिमेन सामने आपके और आप उसके ऊपर कोई मशीन से लोड अप्लाई करने जा रहे हैं और आपने उसके ऊपर डिफ्लेक्शन मेजर करने के लिए कोई डायल गेज लगा दी होगी, कोई एलवीडीटी, वो जो डेटा लॉगिंग सिस्टम के साथ लग जाती है उसको एलवीडीटी बोलते हैं। डायल गेज ही समझ ले, लेकिन एलवीडीटी हम डेटा लॉगिंग सिस्टम के साथ अटैच कर लेते हैं। डायल गेज आपको माइंड में आता होता है, डायल गेज माइंड में डायल गेज लगा देंगे तो वो डिफ्लेक्शन आपको देगा, वो एक्सपेरिमेंटली आपने डिटरमिन कर ली कि वाकई हमने देखा कि वो गेज जो है वो आपको इतनी रिफ्लेक्शन दिखा रही है, वो उसके जो स्पिंडल है वो इतना दब गया है ऐसे, ठीक। तो ये इसी तरह स्ट्रेन को भी एक्सपेरिमेंटली मेजर किया जा सकता है बाय यूजिंग स्ट्रेन गेज, ठीक हो गया। यानी एक तो स्ट्रेन गेज की स्ट्रेन की कैलकुलेशन कैसे हो सकती है, आप स्ट्रेस फाइंड कर दें सिग्मा x सिग्मा y सिग्मा z और फिर ये रिलेशनशिप यूज कर दें, एप्सिलॉन x फाइंड करना है वो फाइंड कर दें, जो भी फाइंड करना है वो फाइंड कर दें, ठीक। ये एनालिटिकल वे है। अब सिग्मा x के कैलकुलेशन में फिर फर्दर आपकी हो सकता है कि बेंडिंग मोमेंट कोई और चीज, एक्सियल लोड, कोई इन सारी कैलकुलेशन बेस्ड होगा। तो स्ट्रेन गेज हमें जैसे रिफ्लेक्शन गेज से हम डायरेक्टली एक्सपेरिमेंटली डिफ्लेक्शन गेज रिफ्लेक्शन एक्सपेरिमेंटली फाइंड कर सकते हैं, इसी तरह स्ट्रेन गेज से हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यू फाइंड कर सकते हैं स्ट्रेन की, ठीक हो गया। सो लेकिन स्ट्रेन गेज में ये मसला है कि वो हमें shear स्ट्रेन नहीं दे सकता, बस वो नॉर्मल स्ट्रेन जिस डायरेक्शन में आपने लगा दी उसी डायरेक्शन में आपको वो नॉर्मल स्ट्रेन नहीं दे सकता, shear स्ट्रेन नहीं दे सकता, ठीक। तो वो आपको shear स्ट्रेन अब कैसे फाइंड होगी, आपके पास सिर्फ स्ट्रेन गेज मेजर करने की स्ट्रेन गेज है जो सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेन मेजर कर सकता है। सो हाउ आर यू गोइंग टू फाइंड shear स्ट्रेन? दोनों डायरेक्शन में मालूम कर लेंगे। हाँ, मैं एक 2 की जगह 3 करने जा रहा हूँ, तीनों डायरेक्शन में फाइंड कर दें। तो आपको कैसे पता चल हो सकते हैं? सोच रहे थे, वाह यार, तो सोच रहे थे ना, अगर आपको ये सोच रहे से पता चलते। आई एम नॉट श्योर कि हमें और आप सही एक ही बात समझ रहे हैं या नहीं, लेकिन मैं बताता फिर आप मुझे बताइएगा कि आप ये सोच रहे थे या कुछ और सोच रहे थे। वेल लेट्स से इस पॉइंट पे कंप्लीट स्टेट ऑफ स्ट्रेन फाइंड करना चाहता हूं। कंप्लीट स्टेट ऑफ स्ट्रेन से मेरी मुराद ये है कि मैं वहां पर नॉर्मल स्ट्रेन, shear स्ट्रेन और इवन प्रिंसिपल स्ट्रेन्स भी फाइंड करना चाहूं या मैक्सिमम shear स्ट्रेन भी फाइंड करना चाहूं, तो ऑल आई नीड इज सेट ऑफ 3 स्ट्रेन गेजेस, सेट ऑफ 3 स्ट्रेन गेजेस। और तीनों स्ट्रेन गेजेस मैं कैसे अप्लाई करूंगा, देखो जरा, मैं इसको जूम करके आपको दिखा रहा हूं। मैं यहां पे दिखा देता हूं, एक स्ट्रेन गेज इस डायरेक्शन में लगा दी, एक इसमें लगा दी, और लेट्स से एक मैंने ये देखिए 45 डिग्री का नॉन एंगल के ऊपर, ठीक, कोई भी एंगल रख सकते हैं लेकिन मैंने इसको 45 बोल दिया, ठीक। 3 मुझे स्ट्रेन गेजेस चाहिए थी जिनको मैंने एक नॉन ओरिएंटेशन के ऊपर एक ही पॉइंट पे लगा दी, डिफरेंट डायरेक्शंस में, करेंगे एक ही पॉइंट पे 3 डिफरेंट डायरेक्शन में मैंने स्ट्रेन गेज लगा दी, ठीक हो गया। ये बात समझ आ गई। और अब मैं एक्सपेरिमेंटली इनकी वैल्यू लूंगा
डेटा लॉगिंग सिस्टम से इनको कनेक्ट कर दें। ठीक, कोई भी लोडिंग लगेगी, कोई कैलकुलेशन नहीं मैं कर रहा हूँ। आई डायरेक्टली गेट द रीडिंग फ्रॉम दी स्ट्रेन गेज थ्रू डेटा लॉगिंग सिस्टम, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज ऑफ स्ट्रेन में लेगा। क्लियर, तीनों डायरेक्शन एक ही पॉइंट पे। अब जरा देखिएगा, आपने पढ़ा था एप्सिलॉन ए, अच्छा एप्सिलॉन की आपने x प्राइम के नाम से आपने इक्वेशन पढ़ी थी, एप्सिलॉन x प्राइम इक्वल टू, अगर मेरा सिस्टम चल रहा हो, एप्सिलॉन x प्राइम की आपने जैसे सिग्मा x प्राइम की इक्वेशन थी ना स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन की, लास्ट टाइम हमने इक्वेशन पढ़ी थी। एक तो इक्वेशन आती है cos 2 थीटा sin 2 थीटा की फॉर्म में, उससे पहली इक्वेशन की फॉर्म होती है cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा की फॉर्म में। ठीक, तो मैं वो उससे पहले वाली फॉर्म लिख रहा हूं। ठीक है, तो आपने ये इक्वेशन की फॉर्म पढ़ी थी, एप्सिलॉन x टाइम्स cos स्क्वायर थीटा प्लस एप्सिलॉन y टाइम्स sin स्क्वायर थीटा प्लस gamma x y sin थीटा cos थीटा, ये इक्वेशन थी। ठीक है, यानी अगर हमें एप्सिलॉन x एप्सिलॉन y और gamma x y नोन हो तो किसी भी थीटा के लिए हम एप्सिलॉन x प्राइम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस व्हाट वी डिड लैब में। अब हम इसको बैक यूज करने जा रहे हैं। बैक कैसे यूज करने जा रहे हैं? इक्वेशन में हम कैसे यूज करते आ रहे हैं कि ये नॉन है, ये नॉन है, ये नॉन है, और थीटा किसी जो गिवन थीटा, किसी भी थीटा डिजायर्ड थीटा के ऊपर आप फाइंड करना चाहें स्ट्रेन, तो आपको थीटा की वैल्यू पुट करनी है, आपको उस थीटा के करस्पॉन्डिंग एप्सिलॉन x प्राइम की वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरह से इक्वेशन को यूज किया था ऐसे ही। अगर मैं कहूं कि लेट्स से कोई से एक पॉइंट है, वहां पर मुझे, चलो मैं अभी जरा डिफरेंट ठीक इसको नाम दे रहा हूं थीटा ए, इसको नाम दे देता हूं, चलो थीटा, लेट मी सी क्या सेटअप करेगा, थीटा स्मॉल ए, थीटा स्मॉल ए, थीटा, अच्छा एक मिनट हमें कोई भी एंगल लेना हो तो कोई रेफरेंस ले ले, तो फिर उसी रेफरेंस से सारे एंगल्स को डिफाइन करना इट मेक्स मोर सेंस। सो मैं इस x डायरेक्शन के हिसाब से सारे जो वो एंगल्स है वो बताने लगा। ठीक, सो एक ये स्ट्रेन है इसी डायरेक्शन जो मैंने रेफरेंस लिया हुआ है, एक ये स्ट्रेन गेज है और एक ये स्ट्रेन गेज। ठीक, इस स्ट्रेन गेज का नाम मैंने रख दिया स्ट्रेन गेज A, इसका नाम रख दिया B, इसका नाम रख दिया C। ठीक हो गया, क्लियर? अच्छा, अब अगर मैं कहूं कि थीटा थीटा A की वैल्यू कितनी है x के साथ 0, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में मेरा रेफरेंस है 0 डिग्री, और थीटा B की वैल्यू और कोई ना कोई वैल्यू होगी, चलिए मैं वैल्यू लिख नहीं रहा हूं। इसी तरह थीटा C की कोई ना कोई, ये थीटा B है और ये थीटा C है। ठीक, एक ही रेफरेंस से हम डिफरेंट एंगल्स, डिफरेंट डायरेक्शंस के एंगल शो कर रहे हैं। ठीक हो गया? अच्छा, एक्सपेरिमेंटली मेरे पास एप्सिलॉन A भी नॉन हो जाएगा, एप्सिलॉन B भी। इन गेजेस से मेरे पास कोई लोडिंग लगी, मैंने वहां से रीडिंग अपनी पढ़ ली या स्टोर कर ली कंप्यूटर पे। ठीक, तो अब मुझे गिवन लोडिंग के उस पॉइंट ऑफ, उस स्टेज ऑफ लोडिंग पे मुझे पता है कि मेरे स्पेसिमेन में इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में ये स्ट्रेन्स हैं, एक्सपेरिमेंटल प्रेशर। ठीक है, ये मैं लिख रहा हूं, एक्सपेरिमेंटली हमने फाइंड कर ली यूजिंग स्ट्रेन गेज A B C। अब ये तीनों मुझे एक्सपेरिमेंटली नोन है। अगर फॉर द टाइम बीइंग थोड़ा सा आप इमेजिन करेंगे, अगर मैं इनको फाइंड करना चाहूं इन टर्म्स ऑफ एप्सिलॉन x एप्सिलॉन y और gamma x y की फॉर्म में, तो मैं कैसे करता? एप्सिलॉन A, जिसको x प्राइम बोला था, मैं इसको A लिख रहा हूं, A वाली डायरेक्शन में, और थीटा वही यूज करता हूं, थीटा A है, थीटा वही यूज करते हैं, थीटा A है, यहां पर भी, यहां पर भी। ठीक हो गया? मेक सेंस? उसको पहले खाली थीटा बोला था, अब हमने उस यार क्योंकि A का नाम दे दिया कि A वाली डायरेक्शन में स्ट्रेन, तो हमने कहा A वाली डायरेक्शन का रेफरेंस के साथ क्या एंगल है, थीटा A थीटा A। इसी तरह एप्सिलॉन B, बाकी तो वही चीज आएगी ना, सिर्फ एंगल का फर्क पड़ जाएगा। और इसी तरह एप्सिलॉन C। ठीक है, एप्सिलॉन x
square theta c plus epsilon y sin square theta c plus gamma xy sin theta c cos theta c। ठीक है, आपको इक्वेशन अगर नजर नहीं भी आ रही तो बाकी वही इक्वेशन है, सिर्फ थीटा a की जगह थीटा b और यहाँ पे थीटा c, इसी तरह a की जगह b c सो ऑन। ठीक है, सिर्फ एंगल्स ऑफ डिफरेंट होंगे क्योंकि यहाँ पे एप्सिलॉन a एप्सिलॉन b और एप्सिलॉन c हो गए। ठीक हो गया। अब ये जो तीन वैल्यूज हैं ये मैंने कैसे फाइंड किए? एक्सपेरिमेंटली स्ट्रेन गेजेस लगा के। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली मैंने स्ट्रेन गेजेस के थ्रू इन वैल्यूज को डिटरमिन किया हुआ, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू मेरे पास। अब इन अगर ये मुझे नॉन हो और ये ओरिएंटेशन भी मुझे पता हो, थीटा a थीटा b थीटा c भी मुझे नॉन हो गए, तो मैं रिमेनिंग अननोन कितने रहे? कौन से? एप्सिलॉन x, एप्सिलॉन y और गामा xy, ये तीन अननोन्स रह गए। इक्वेशन भी तीन है, तीन अननोन से तो फाइंड हो जाएंगे ना। ठीक है, तो फिर आप क्या सोच रहे थे? इसी तरह कुछ किया सर, इतना कॉम्प्लेक्स बस आपको इतना आइडिया था कि एक ही पॉइंट पे कुछ दो डायरेक्शन। ओके फाइन, मेक सेंस। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड shear strain as well। अब इसमें shear strain भी आ जाएगी ना, वो जो x y डायरेक्शन है उनमें कितनी डिफॉर्मेशन, shear डिफॉर्मेशन कितनी है वो भी आ जाएगी by solving these equations। okay, so although we do not have a gauge to directly measure shear strain is quite difficult to measure, so I mean उसकी accuracy को maintain करना बहुत मुश्किल है आपको, क्योंकि वो एंगल जो हम शो कर रहे थे ना गामा xy का इक्वल, आपको बड़ा एग्जैजरेटेड एंगल शो कर रहे थे ना लास्ट टाइम हमने डिस्कशन की थी, लेकिन वो एक्चुअल में बहुत छोटी सी वैल्यू होती है माइक्रोन में। उस छोटा सा चेंज इन एंगल को मेजर करना इज अ वे मोर डिफिकल्ट टास्क। सो हम नॉर्मल स्ट्रेन्स को मेजर करते हैं यूजिंग स्ट्रेन गेजेस। अच्छा, ये जो सेट ऑफ स्ट्रेन्स है ना, मैं आपको ये बता देता हूँ, नॉर्मली हमारे पास दो तरह होती है। एक इसको कहते हैं, अगर ये सारे एंगल बीच में जो एंगल है ना ये दोनों, अगर दोनों 45 डिग्री तो हम कहते हैं, अच्छा इस पूरे सेट को जो तीन गेजेस का स्ट्रेन, तीन स्ट्रेन गेजेस अगर आप एक ही पॉइंट पे डिफरेंट डायरेक्शंस में लगा दें, उसके लिए वर्ड हम बोलते हैं स्ट्रेन रोजेट। जैसे रोज हो गए, रोज गुलाब पत्तियां होती है ना उसकी, तो बस आप किसी ने नाम सजेस्ट कर दिया होगा, ये भी तीन गेजेस को उसने पत्तियां समझ ली, तो वो स्ट्रेन रोजेट बन। ठीक, तो स्ट्रेन रोजेट अगर ये एंगल बीच में दोनों, ये दोनों एंगल 45 है तो हम इसको बोलते हैं 45 डिग्री स्ट्रेन रोजेट। अगर कोई और एंगल है 60 डिग्री स्ट्रेन रोजेट। एक और जो कॉमन है वो ये है 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री। अब इसको 120 डिग्री स्ट्रेन रोजेट आप बोल सकते हैं। तो ये इन सब के बीच में 120 डिग्री का एंगल है। ठीक हो गया। एट द एंड ऑफ द डे ऑल ऑफ देम सर्व द सेम पर्पस। ठीक हो गया? जस्ट क्लियर? सो ठीक है, that's enough for today।